गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटी की आज हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ लिया था। आगे के हम देखने वाले थे 1786 का विशेष अधिनियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 अधिनियम, जिसका नाम है 1786 का विशेष अधिनियम और 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम। जो 1786 का विशेष अधिनियम है, इसमें क्या हुआ था कि इस समय जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने वाले थे। कौन आने वाले थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे भारत आने वाले थे। इन्हें हम नक्सलवाद का कारण भी कह सकते हैं, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आप अभी इतना ध्यान रखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्हें हम सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें तो कुछ खराब चीज़ें भी थी, जैसे नक्सलवाद का भी कारण इन्हें माना जाता है, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये अब भारत में आने वाले थे गवर्नर जनरल बनके। तो गवर्नर जनरल बनके भारत आने से पहले इन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी कुछ मांगे रखी। जैसे कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया जाए। क्या बनाया जाए? प्रधान सेनापति बनाया जाए। इसका कारण था कि प्रधान सेनापति बनने के पीछे यह कारण था कि वह सेना को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। प्रधान सेनापति मतलब पूरी सेना जो है इनके अंडर में काम करे और पूरी सेना को वो अपने हिसाब से ही चला सके। तो पहली इनकी ये शर्त थी। दूसरी इनकी ये शर्त थी कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति मिल जाए। तो ये परिषद कौन सी है? ये परिषद वही परिषद है जो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ी थी। यह परिषद 4 सदस्य वाली थी, जिसका निर्माण किसने किया था? ब्रिटिश संसद ने किया था। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, 1773 में बनी। ठीक, इसके बाद आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें यह हुआ था कि 4 सदस्यों की संख्या घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए थे। ये वही परिषद है। तो इस परिषद का जो निर्णय था वो गवर्नर जनरल क्या कर सकता था? रद्द कर सकता था। मतलब इनकी जो है टोटल वैल्यू ही खत्म हो चुकी थी। परिषद अब नाम मात्र की थी कि हाँ एक परिषद है, कार्यकारी परिषद है, बस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये सारी डिमांड्स रखी क्योंकि उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे काफ़ी इनका दबदबा था, क्योंकि आयरलैंड में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इस वजह से ब्रिटिश संसद में इनकी बहुत इज्जत थी और इनके सारे डिसीजंस को ब्रिटिश संसद ने माना। और 1786 में ये गवर्नर जनरल बनकर कहाँ आए? भारत आए। दरअसल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत 2 बार आए थे और यही पहले गवर्नर जनरल है जिनकी मृत्यु भारत में हुई। और इनकी मृत्यु जो थी 1805 में हुई। 1805 में कहाँ पर? गाजीपुर यूपी में इनकी वो है गाजीपुर यूपी में उनकी क्या है? समाधि है। तो 1805 में इनकी मृत्यु। देखिए इनकी जो मृत्यु थी मर्डर नहीं था, इनकी नेचुरल डेथ थी। इनकी जो थी नेचुरल डेथ थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कितने बार भारत आए? 2 बार आए। इनकी मृत्यु कब हुई? 1805 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजीपुर में किसकी समाधि है, तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की है। ठीक इसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ तक की क्लियर हो गई कहानी। 1786 का विशेष अधिनियम हम पढ़ चुके हैं। क्या हुआ इसमें? 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? प्रधान सेनापति। क्यों बनाया गया? ताकि भारत में सारी सेना को ही अपने हिसाब से चला सके। दूसरा क्या था? गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति मिली। मतलब गवर्नर जनरल जो चाहेंगे वैसा ही होगा। उनके ऊपर अब कोई नहीं, भारत में ब्रिटिश रहेगी, लेकिन जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी वो भी अब इनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकती। ये चाहे कोई भी निर्णय ले
उसे रद्द करने का अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस का था और वह इन्हें भी मानना पड़ेगा। जो निर्णय लॉर्ड कॉर्नवालिस लेंगे, मतलब गवर्नर जनरल लेंगे, वही परिषद को भी मानना होगा। तो दो चीज़ें समझ में आई आपको 1786 के बारे में। अब देख लेते हैं 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम। तो प्रथम चार्टर अधिनियम कौन सा था? 1793 का। प्रथम चार्टर अधिनियम का मतलब है कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम। कैसे? पहला अधिनियम आया था 1773 में। पहला अधिनियम आया 1773 में। इसमें आप 20 साल ऐड कर दीजिए, तो इसमें हम 20 ईयर ऐड कर देंगे तो क्या होगा ये 1793। तो इस हिसाब से पहला चार्टर अधिनियम क्या बना? 1793। अब फिर इसमें हम 20 और जोड़ देंगे तो अगला चार्टर बन जाएगा क्या? 1813। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चार्टर, अगर आपको चार्टर एक्ट डेट याद नहीं है तो 1793 आप याद रखिए। प्रत्येक 20 वर्ष बाद क्या आ जाएगा? चार्टर अधिनियम आएगा। अब इसमें देख लेते क्या होगा। 1786 में पता था कि गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति बन गया और गवर्नर जनरल को एक और अधिकार मिल गया, क्या? परिषद के निर्णय को रद्द करने का निर्णय। अब देखते हैं 1793 में क्या हुआ। तो 1793 में ये हुआ ये कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी जो थी पहले व्यापार करने भारत आई थी, अब वो भारत में प्रशासन भी करने लगी, शासन भी करने लगी। तो कंपनी के जो व्यापारिक और प्रशासनिक जो एकाधिकार थे उनको क्या किया? 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे जो कर्मचारी थे, अब भाई कंपनी काम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, तो इसका काम करने के लिए कर्मचारी तो लगेंगे, तो कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। देखिए कितनी गलत बात है कि काम आप ईस्ट इंडिया कंपनी का कर रहे हैं और वेतन भारतीय कोष से ले रहे हैं, गलत बात है ना। तो ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी थे उनका वेतन कहाँ से दिया जा रहा था? भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था। मतलब पूरी तरीके से लूट रहे थे, भारतीय राजस्व से भी वेतन दे रहे थे, काम अपना करवा रहे थे, पैसा दूसरे का दे रहे थे, दूसरे से दे रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे। ठीक, तो वेतन कहाँ से देने जाने लगा? भारतीय राजस्व से देने जाने लगा। अब यहाँ ये एक और इम्पॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिली। मतलब ये है, यह ये कहना चाहता है कि भारत में अभी तक कौन व्यापार कर रहा था? वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे ये हो गया कि अन्य, अगर मान लो ये यूरोप है, यूरोप से कोई भारत में आके व्यापार करना चाहता है तो इसकी अनुमति भी कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि अन्य कंपनी भारत में आके व्यापार करे तो ही वह कंपनी भारत में आके व्यापार कर सकती है, वरना नहीं। तो सबसे बड़ा एक अधिकार मिला क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिली। ठीक, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। हमने 4 अधिनियम पढ़ लिए हैं और आई होप आपको चारों अधिनियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब देख रहे हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस समय जो राजा थे वो जॉर्ज तृतीय थे, कहाँ के? ब्रिटेन के। और बंगाल का गवर्नर जनरल थे मिंटो प्रथम। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो प्रथम। ये 1807 से लेकर 1813 तक रहते हैं। अब प्रावधान देख लेते हैं कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान क्या थे। तो पहला प्रावधान था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको 1813 का जो चार्टर अधिनियम है वो विशेषकर ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि जो कंपनी थी, कौन? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी कर दी गई। मतलब
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों में कमी कर दी गई। मतलब ये था कि कंपनी व्यापार तो कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, व्यापार तो कर रही है, मगर यह जो व्यापार है ये सिमट गया। मतलब कि कंपनी अब कुछ ही ऐसे व्यापार थे जिनको छोड़कर मतलब उन्हीं को कर सकती थी, मतलब उन्हीं पे उसका एकाधिकार था, सिर्फ उसके अलावा और दूसरी कोई कंपनी वहाँ काम नहीं कर सकती थी। तो कौन कौन से व्यापार थे, तो चीन के साथ व्यापार, किसके साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। मतलब चीन के साथ व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इनमें एकाधिकार अभी भी बरकरार था। व्यापार जो जिनमें एकाधिकार बरकरार था, एकाधिकार बरकरार था, ठीक। तो चीन के साथ व्यापार। दूसरा चाय का व्यापार, इसमें भी एकाधिकार किसका रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। तीसरा था अफीम का व्यापार, किसका व्यापार था, अफीम का व्यापार। अब यहाँ गौर से समझिएगा, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यह 1813 का चार्टर अधिनियम कहा था कि व्यापारिक एकाधिकार में कमी, मतलब सिर्फ ये 3 ऐसे व्यापार होंगे जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कोई भी व्यापार हो उसे अन्य कंपनी कर सकती है। अन्य कोई भी व्यापारिक कंपनी कोई भी व्यापारिक कंपनी यह काम कर सकती है, या व्यापार कंपनी व्यापार कर सकती है, कर सकती है। तो एकाधिकारों में कमी, पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे कोई भी व्यापार हो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, कहाँ पे, भारत में। लेकिन 1813 के चार्टर में क्या कर दिया कि ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो एकाधिकार थे व्यापारिक, कौन से, व्यापारिक व्यापारिक एकाधिकारों में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, कम कर दिए गए। सिर्फ 3 ही व्यापार ऐसे थे जिनमें क्या था, एकाधिकार थे। वो 3 व्यापार कौन से थे, चीन का, चाय का और अफीम का। मतलब ये 3 व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। चाहे फिर भारत में कोई दूसरी भी कंपनी क्यों ना आ जाए, वो कोई भी व्यापार करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वह कंपनी चीन के साथ व्यापार करती है तो वह इलीगल होगा, चाय के साथ करती है, चाय का व्यापार करती है तो भी वो गलत होगा, और अफीम का भी व्यापार करती है तो वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों व्यापारों पे अभी भी ईस्ट इंडिया को क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। यह एकाधिकार कौन दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद दे रही है। कौन दे रही है, ब्रिटिश संसद दे रही है। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी। इसके बाद देख लेते हैं कि 1813 में व्यापारिक अधिकार तो क्या हुए, कम हो गए, लेकिन इनके जो प्रशासनिक एकाधिकार थे, कौन से अधिकार थे, प्रशासनिक एकाधिकार। इनके जो प्रशासनिक एकाधिकार थे, कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, तो 1813 के अधिनियम में क्या हुआ, 1813 के अधिनियम में ये हुआ कि व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक एकाधिकार को बरकरार रखा गया और उसे 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब देख लेते हैं दूसरा प्रावधान। अब क्या था कि देखो, अब ये जो एक हमने बात की थी कि व्यापारिक एक बात की थी हमने, व्यापारिक एकाधिकार में कमी, व्यापारिक एकाधिकार में
कमी हमने देखी थी। इसका मतलब ये था कि अब जो है कि भारत में ब्रिटिश नागरिकों व कंपनियों का व्यापार को अनुमति मिल गई। भारत में, ये देखिए, ये भारत है हमारा और ये यहाँ यूरोप है, ठीक। तो अब क्या था कि पहले सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन उसी दौरान यूरोप में हो गई औद्योगिक क्रांति। क्या हो गई? औद्योगिक क्रांति, जिससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, लेकिन आपकी जो खपत थी वो कम हो गई। तो यहाँ के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद से रिक्वेस्ट करी कि हमें भी भारत जाके व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो 1813 के अधिनियम में यही हुआ। ईस्ट इंडिया के व्यापारिक एकाधिकारों को कम कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप से और दूसरी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत में आके व्यापार करने लगी, क्योंकि इन्हें इनडायरेक्टली क्या मिल गया? एक अधिकार मिल गया कि आप भारत में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, ठीक। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की मतलब एकाधिकारों में कमी का परिणाम ये हुआ कि यूरोप की दूसरी जितने व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत आके क्या करने लगी? व्यापार करने लगी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि बहुत पुरानी कंपनी थी और उसके सम्मान को भी ख्याल रखना था, तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 3 व्यापार थे, चीन के साथ चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार, तो उनमें उनके एकाधिकार दे दिया कि इन 3 व्यापारों पे कोई भी हाथ नहीं डालेगा। मतलब यह 3 व्यापार कोई भी कंपनी नहीं करेगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो अब क्या था कि अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हुई। देखो, इससे यह मतलब निकलता है, देखिए एक बार और मैं इसे मिटा देती हूँ। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनियां भी आने लगी हैं। तो दूसरी कंपनी आएंगी तो देखना आप ध्यान से। अब भारत में कौन आने लगी? भारत में अन्य कंपनियों का आगमन, ठीक। अब भारत में कंपनी आ रही है, तो भारत में कंपनी आएगी तो कंपनी को काम करने के लिए क्या लगेंगे? कर्मचारी लगेंगे। तो कर्मचारी जब लगेंगे तो कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो ये कर्मचारी 2 तरीक़ों से पूर्ति की जा सकती। कर्मचारियों की जो कमी है उसकी 2 तरीक़ों से पूर्ति की जा सकती। कैसे? पहला तो ब्रिटेन के कर्मचारी आ जाए। ब्रिटेन के कर्मचारी कहाँ आएंगे भैया? भारत में आएंगे, क्योंकि भारत में व्यापार करना है, ठीक। और दूसरी बात कि भारतीय कर्मचारी हों। कैसे हों? भारतीय कर्मचारी हों। ब्रिटेन के कर्मचारी हैं, ठीक है, दूसरे भारतीय कर्मचारी, ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों कर्मचारियों के साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखते हैं। तो पहला है ब्रिटेन के कर्मचारी। तो ये जो ब्रिटेन के कर्मचारी हैं, मान लीजिए कि भारत आते हैं, तो भारत आने से इनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्लाइमेट। क्या? क्लाइमेट। यहाँ का वेदर अलग रहता है, यहाँ का क्लाइमेट अलग रहता है। ब्रिटेन एकदम ठंडा है और भारत ठंडा गर्म, और मतलब एवरेज कहा जाए तो गर्म ही है। एवरेज देखा जाए तो कैसा है? गर्म है। तो हर किसी को ये क्लाइमेट सूट नहीं करता। तो ब्रिटेन के कुछ कर्मचारी तो आएंगे, कुछ अधिकारी तो ज़रूर आएंगे, ठीक। तो हर किसी को ब्रिटेन मतलब भारत जो है सूट नहीं करता। कुछ अधिकारी जो है सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है, फिर भी कमी पूरी नहीं होगी। अब दूसरा ऑप्शन बचता है क्या? भारत के कर्मचारी। लेकिन भारत के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, उनका एजुकेशन। क्योंकि भारत के कर्मचारियों को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी जब तक शिक्षित नहीं होगा कंपनी कैसे चलेगी। तो कर्मचारी को क्या करना है? आपको शिक्षित करना है। तो इस कर्मचारी को शिक्षित करने के लिए पहली बार तो शिक्षित करने के लिए पहली बार
शिक्षा पर क्या किया गया, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए खर्च किए गए। आवश्यकता थी क्योंकि ब्रिटेन के अधिकारी बहुत कम सरवाइव कर पाते हैं भारत जैसे अपोजिट क्लाइमेट में आने के बाद। कोई भी हो अपोजिट क्लाइमेट में जाएगा तो उसको सरवाइव करना थोड़ा सा तो दिक्कत जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि कर्मचारी क्यों ना भारत से ले लिया जाए। कर्मचारी भारत से ले लेंगे तो वो शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षा देना पड़ेगा, और शिक्षा देने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन व्यवस्थाओं का खर्च कितना आया, 1,00,000 रुपए। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में ध्यान रखिएगा कि पहली बार शिक्षा पे कितना रुपए खर्चा किया गया, पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्चा किए गए। शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च किए गए। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कुछ चीज़ें, ठीक। तो इसके हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली है कि 1813 का चार्टर अधिनियम में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि पहला कि कंपनी के, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार थे उन्हें ख़त्म नहीं किया गया है, कम किया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों में क्या आई, कमी आई। दूसरा, उनके प्रशासनिक एकाधिकारों को क्या कर दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तीसरी बात ये थी कि अदर कंपनी अब कहाँ आ गई, भारत आ गई हैं। तो भारत में आके अब वो व्यापार करने वाली हैं। व्यापार करने के लिए लगते हैं कर्मचारी। अब ब्रिटेन से पॉसिबल नहीं है इतने सारे कर्मचारी आके यहाँ पे सरवाइव कर जाएं, कुछ कर जाते हैं तो वो रुकते भी हैं और अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन अब क्या करें, कंपनियों को तो कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को भर्ती किया। लेकिन भारतीयों के साथ ड्रॉबैक था कि वो शिक्षित नहीं थे। तो शिक्षित करने के लिए क्या किया गया कि शिक्षा पे ही 1,00,000 रुपए का खर्चा किया गया। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च किया गया। अब यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम में और क्या क्या बदलाव किए गए। देखिए, एक ये भी था कि भारत में ईसाई मिशनरी आगमन की अनुमति मिल गई थी। भारत में ईसाई मिशनरी के आगमन की अनुमति प्रदान की गई, ठीक। ईसाई मिशनरी क्या होते हैं? मिशनरी का मतलब ही होता है धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करने वाली संस्था, ठीक। तो ईसाई मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली संस्था को भारत आने की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। दूसरा था कि स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति मिली, की शक्ति प्रदान की गई, ठीक। तीसरा मेरे ख्याल से और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, जितना इम्पोर्टेंट था पढ़ा दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि 1813 क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत क्यों है। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या हुआ, व्यापारिक एकाधिकार क्या हुए, कम हो गए, ठीक। दूसरा था प्रशासनिक एकाधिकार। तो प्रशासनिक एकाधिकार में क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर क्या था, 1,00,000 क्या था, सॉरी, अन्य व्यापारिक कंपनी कहाँ आई, भारत आई,
क्यों आई भैया? व्यापार करने आई। ठीक, अब जब कंपनियां आ गई तो क्या लगेगा? शिक्षित, शिक्षा पे खर्च, शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च किए। ठीक, पहली बार। फिर क्या था? ईसाई मिशनरी को भारत आगमन की अनुमति। ठीक, स्थानीय निकायों स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि आपको एक समरी हो जाए और एक छोटा सा रिवीजन हो जाए कि 1813 के चार्टर अधिनियम जो कि दूसरा चार्टर अधिनियम था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया, प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अन्य व्यापारिक कंपनियां भारत आई। देखिए, व्यापारिक एकाधिकार कम हुआ, लेकिन 3 व्यापार ऐसे थे जिनमें एकाधिकार बरकरार था। चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार। ठीक, तो प्रशासनिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, इनमें कोई कमी नहीं थी। दूसरा था कि अन्य व्यापारिक कंपनी भारत आ गई। अन्य व्यापारिक कंपनी भारत आई, भारत में व्यापार करने के हिसाब से। व्यापार करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता, तो कर्मचारियों की भर्ती भारतीय लोगों को भर्ती किया गया। तो भारतीय जो थे वो शिक्षित नहीं थे, तो उनकी शिक्षा पे पहली बार क्या कर दिया गया? 1,00,000 रुपए का खर्च कर दिया गया। इसके बाद ईसाई मिशनरी जो है भारत आगमन हुआ, इन्हें अपने धर्म प्रचार के लिए अनुमति मिल गई और स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति प्रदान हो गई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे 1813 का। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसका व्यापारिक एकाधिकार जो था वो कम किया गया था। ध्यान रखिएगा, ख़त्म नहीं किया गया है। इसके बाद जो हम एक अधिनियम पढ़ेंगे उसमें जो है एकाधिकार ख़त्म होगा। तो 1813 में एकाधिकार कम किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।